डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम गायनेशियम यानी जायांग जो कि पुष्प के स्त्री भाग का प्रतिनिधित्व करता है, आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो पुष्प का स्त्री भाग होता है यानी कि गायनेशियम, उसमें एक कार्पेल भी हो सकता है, एक से अधिक कार्पेल भी हो सकते हैं। कार्पेल क्या होता है? गायनेशियम की यूनिट होती है। ये टमाटर है, ठीक है। इसके अंदर के भाग को देखें तो आपको साफ साफ तीन हिस्से दिख रहे हैं, ठीक है। तो हर हिस्से को कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। तो अगर इसमें तीन कार्पेल हैं तो इसको ट्राई कार्पेली कहेंगे। अगर दो होता तो बाई कार्पेली, अधिक होते तो मल्टी कार्पेली बोला जाता है। इसको अंडप कहा जाता है। तो ये त्रिअंडपी है ये टमाटर। लेकिन बाहर से देखने पर हम इसको गिन नहीं सकते कि इसके अंदर ये तीन कार्पेल हैं या चार कार्पेल हैं या कितने कार्पेल हैं। तो ऐसी अवस्था को सिनकार्पस कहेंगे। हिंदी में युक्तांडपी यानी कि सारे अंडप जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर यही अंडप इस तरह से हो जिसको हम बाहर से भी देख के गिन सकें, तब उसको वियुक्तांडपी कहा जाएगा। इसके अंदर जो ये सफ़ेद रंग की संरचना अंदर की तरफ है, ये प्लेसेंटा है। इससे पोषण मिलता है किनको? बीज को, जिनको हम पहले ओव्यूल कहते हैं। बाद में इनसे ये बीज का निर्माण हो जाता है। और इन दोनों के बीच में, इस प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में फॉनिकल होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये ट्राई कार्पेली एक फ्रूट है और फल हमेशा इसका विकास ओवरी से होता है। इसीलिए फल की परिभाषा ही है कि परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है। तो यह एक परिपक्व अंडाशय अर्थात ये टमाटर का फल है। आइए इसी की जो थ्योरी है, जो बेसिक चीज़ें हैं और डिटेल है, उसके बारे में हम आज बात करते हैं, जानते हैं। मैं लेसन 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 3 में आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वह द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसैक अर्थात स्त्री केसर गुर, बीजाणुधानी, बीजांड तथा भ्रूणकोश, इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिटेल चर्चा करने चल रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले जायांग या गायनेशियम। गायनेशियम इस तरह की संरचना होती है। सबसे आगे इसके स्टिग्मा या वर्तिकाग्र होता है। इसके बीच में एक पतली संरचना होती है जिसको वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। अगर आप गुड़हल के फूल का डिसेक्शन करें तो आपको बिल्कुल ऐसी ही संरचना दिखाई देगी। बाकी में भी होता है बट ये सिमिलर काफ़ी है। और तीसरा जो थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, इसको ओवरी या अंडाशय कहते हैं। वर्तिका के ही अग्र भाग को वर्तिकाग्र कहा गया। और इसी अंडाशय के अंदर ओव्यूल या बीजांड होता है। धान, मक्का, गेहूं के अंदर एक ही बीजांड होता है, तो उससे एक ही बीज का विकास होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे पपाया है, जैसे कुछ और भी ऐसे फल हैं जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, उसमें कई ओव्यूल्स होते हैं। तो इन्हीं ओव्यूल्स की संख्या से बीज बनते हैं। यानी कि एक ओव्यूल है तो एक बीज बनेगा और कई ओव्यूल हैं तो कई बीज बनेंगे। लेकिन एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियोसैक पाया जाता है, भ्रूणकोश पाया जाता है, जिससे उसके अंदर भ्रूण का विकास होता है। और ये जो भ्रूण होता है, ये यहाँ से प्लेसेंटा, एक जगह प्लेसेंटा, वह ऊतक, जैसे मैंने अभी दिखाया, वह ऊतक जहाँ से इसको पोषण प्राप्त होता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा, फनिकल, और ये पूरा का पूरा जो ये सबसे चौथा चक्र होता है जायांग, ये जिस पर स्थित होता है उसको थैलमस या पुष्पासन कहते हैं। तो इस तरह की संरचना होती है। अब हम बात करते हैं इस बीजांड की, ओव्यूल के डिटेल की। ओव्यूल का ये बहुत पूछा जाता है, कभी कभी इसका केवल डायग्राम पूछ लिया जाता है। ओव्यूल की संरचना का रेखांकित वर्णन कीजिए। तो उनके पार्ट्स को जानना होगा। ये जो ओव्यूल जो बना हुआ है, ये एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। करीब 60% से अधिक एंजियोस्पर्म्स में ये इसी टाइप के ओव्यूल पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके ओव्यूल इसी तरह के होते हैं। कई तरह का होता है, एम्फीट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है। तो कई तरह के होते हैं, लेकिन ये जो है ये
इस तरह का करीब ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में यही पाया जाता है। तो देखें, इसको मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल कहा जाता है। तो ये मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल यानी बीजांड की संरचना है। ध्यान दें, इसका एक भाग जिसको कैलाजा बोलते हैं और ये इधर का भाग माइक्रोपाइल, ये दोनों करीब करीब एंटी होते हैं, विपरीत ध्रुवी होते हैं। कैलाजा यानी कि निभाग और ये दूसरा जो बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल होता है, बिल्कुल विपरीत ध्रुवीय होते हैं। इनके बीच में ये न्यूक्लियस या बीजांड काय की सेल्स होती हैं जो भरी रहती हैं और इन्हीं में से किसी एक कोशिका में फीमेल गैमेटोफाइट बनने का मन बनता है, स्थिति बनती है, जिससे यह एम्ब्रियो सैक का विकास होता है इसके अंदर। और इसके दोनों तरफ कई में इंटेगुमेंट्स यानी कि अध्यावरण पाए जाते हैं, जिससे बाद में बीज का आवरण बनता है। अध्यावरण या इंटेगुमेंट्स कहते हैं। एक खाली जगह होती है जहाँ पे ये रिक्त जगह होती है, जिसको बीजांड द्वार कहा जाता है। इस जगह पे इंटेगुमेंट के अगले सिरे पे इसको बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। वह स्थान जहाँ से यह ओव्यूल इस फॉनिकल से जुड़ता है, इसको हाइलम बोलते हैं, हाइलम बोला जाता है। और जहाँ से यह सीधे या डंडी जैसी संरचना आ रही है, प्लेसेंटा से जुड़ती है, प्लेसेंटा से पोषण प्राप्त करती है ओव्यूल के लिए, इसको फॉनिकल कहते हैं। तो ये बीजांड की संरचना है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लें, इसको याद भी कर लें। इसी के अंदर भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक का विकास होता है। तो आइए देखिए एम्ब्रियो सैक का डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूणकोश की संरचना। इसके अंदर एक तरफ एंटीपोडल्स पाए जाते हैं, प्रतिव्यासांत जिसको कहा जाता है एंटीपोडल्स। ये 3 कोशिकाएं होती हैं, इनके ऊपर सेल वॉल होती हैं। बीच में पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक होता है और एक तरफ एग सेल होती है यानी कि अंड कोशिका होती है, जिससे निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण बनता है। और इसके साथ 2 ये सहायक कोशिकाएं यानी कि साइनर्गिड्स पाई जाती हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से एग एपरेटस कहते हैं। ये जो साइनर्गिड्स यानी सहायक कोशिकाएं होती हैं, इनमें फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। ये एक तरह से इनके फ्रेंड है, एग सेल की फ्रेंड्स हैं। और ये जो पॉलन ट्यूब बनती है, जब इसके निषेचन के लिए पॉलन ट्यूब बनती है यहाँ पर, तो उसको ये अट्रैक्ट करती है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे इसमें दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन हो सके। तो एक उसमें मेल गैमीट यहाँ से एग से जुड़ता है और दूसरा मेल गैमीट यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई से बनता है। तो पोलर न्यूक्लियाई, चूँकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई है तो 2n है, और तीसरा वाक्य मिल जाता है तो 3n हो जाता है, और इसके फलस्वरूप बनता है भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। और यहाँ पर ये n है एग सेल और इससे एक मेल गैमीट आके मिलता है, तो ये 2n यानी कि डिप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण करता है। आइए देखते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको ये संरचना प्लांट्स के अंदर आपको दिख सकती है, बट एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है ये बनता कैसे है, इसको आइए समझते हैं। ये बनता कैसे है, देखिए सबसे पहले ये मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है, ये यहाँ पर होती है इस न्यूक्लियस में। कोई एक, ध्यान रहे, कोई एक, सारी नहीं, इस पूरे ओव्यूल में कोई एक सेल जो कि मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करती है। सारी सेल्स इसमें डिप्लॉयड ही होती हैं, 2n होती हैं, और इसमें इसी को कहा गया है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट यही है, ये कैसे बनता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। क्योंकि मेगास्पोर बनता है, मेगा शब्द जहाँ भी आता है वो फीमेल से रिलेटेड होता है। मेगा मीन्स बड़ा होता है साइज के हिसाब से, तो मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है कि जिसमें इसमें फंक्शनल मेगास्पोर या गुरु बीजाणु बनते हैं। तो देखिए कैसे होता है, मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप ये 4 हैप्लॉइड
टेट्राड बनते हैं, टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ये 4 मेगास्पोर्स बनते हैं जो सभी के सभी हैप्लॉइड यानी कि आधे गुणसूत्र वाले होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ध्यान रहे, मदर सेल में दुगनी होती है और इन चारों में आधी आधी गुणसूत्र होती है। मान लीजिए अगर इसमें 20 होते हैं तो इसमें सब में 10-10 होते हैं। मियोसिस की प्रक्रिया में ऐसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा होता है। लेकिन खास बात यह है कि इस टेट्राड में जो खास बात है, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता, बट मेगास्पोरोजेनेसिस में ऐसा होता है कि इन चारों में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। इस बात का बड़ा ख्याल रखना है, आपको हमेशा याद रखना है। मेगास्पोरोजेनेसिस में इन चारों में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं। ये कहती है कि हमें 4 बच्चे नहीं चाहिए, हमको बस 1 चाहिए, हमारे लिए बहुत है, तो 3 नष्ट हो जाते हैं। बस एक ही होता है जो कि फंक्शनल होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। इसको फंक्शनल मेगास्पोर यानी कि गुरु बीजाणु कहते हैं। अब आगे ध्यान देने की बात है कि अब इसमें मियोसिस क्रिया नहीं होगी, अब इसमें केवल माइटोसिस होगी, समसूत्री विभाजन होगा। अर्थात जितने इसके न्यूक्लियस है उतनी ही संख्या में डीएनए और बनेंगे, यानी कि न्यूक्लियस का विभाजन होगा। और ख़ास बात यह कि सेल का विभाजन भी नहीं होगा। न्यूक्लियस का तो विभाजन होगा लेकिन सेल का विभाजन नहीं होगा। अब देखिए, ये फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस की क्रिया से 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने। यहाँ पे पुनः माइटोसिस क्रिया हुई तो 2 से कितने बने? 4 बने। पुनः माइटोसिस क्रिया हुई, 4 से कितने बने? 8 बने। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 में से 6 के ऊपर सेल वाल आ जाती हैं, 3 इधर 3 इधर, और 2 बीच में होते हैं जिनको सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, ध्रुवीय केंद्र कहा जाता है। ये बीच में आ जाते हैं। और अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक तैयार हो गया। इस मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 7 सेल हैं। ध्यान रहे, 7 सेल और कितने न्यूक्लियस है? 8 हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस तो 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन सेल्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो आई थिंक ये पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का जो प्रोसेस होता है, मेल गैमीटोफाइट तैयार, फीमेल गैमीटोफाइट तैयार। अब मेल गैमीटोफाइट पॉलिनेशन के द्वारा किसी भी वेक्टर, किसी भी माध्यम के द्वारा वो फीमेल गैमीटोफाइट तक पहुंचेगा, इस स्टिग्मा तक पहुंचेगा। इसी प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन इसी पॉलिनेशन का और पूरा डिटेल लेके हम अगले वीडियो में आएंगे। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक पढ़िए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।